ओके, तो अगर आपको याद होगा, गुड आफ्टरनून एवरीवन, अगर आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में, ठीक है ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको याद होगा हमने लास्ट क्लास में बेसिकली एक नेटवर्क सीरीज पकड़ा था या फिर एक सर्किट का एक छोटा सा पार्ट पकड़ा था और वहां पे कैसे हम दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे वो समझा था। बहुत सारे रेजिस्टेंसेस थे, बैटरीज थे, कैसे उनको एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट बैटरी से कनेक्ट कर दिया था, इफ यू रिमेम्बर। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में की थी, ठीक है। सो बेसिकली इसका फायदा ये होता है कि मान लीजिए आप मेरे पास, ध्यान सुनिएगा, ठीक है, ठीक है, ये देखिए, मान लीजिए हमारे पास ऐसा एक सर्किट है, ठीक है, ध्यान से देखिए, ऐसा एक अगर सर्किट है तो मान लीजिए ये 2 वोल्ट है, ये 4 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 8 वोल्ट है, ये 6 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है, ये 2 ओम है। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि अगर आप ध्यान दें इस वाले पार्ट में, इस सेगमेंट में, पूरा इस सेगमेंट में, इस पूरे बैटरी को हम ऐसे इस सर्किट को ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। ये भी 2 ओम था, ये मैं लिखना भूल गया था, 2 ओम, इधर 6 वोल्ट, इधर 8 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये 8 वोल्ट, ये 2 ओम, ठीक है। तो ये जो पूरा जो मैंने अभी आपको सेगमेंट दिखा है, इस सेगमेंट को मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ, देखो ध्यान से, 4 वोल्ट 2 वोल्ट, इसको मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ एक बैटरी से, विच विल गो लाइक दिस, 2 वोल्ट, और रेजिस्टेंस इज 4 ओम से मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो, क्या मेरी बात समझ में आई? ऐसे मैं रिप्लेस कर सकता हूँ इसको, क्लैरिटी है ये? ऐसे मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। मैंने ये जो पूरा सेगमेंट है, इस सेगमेंट में, ये एक ही सेगमेंट था, इस सेगमेंट में मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में बहुत सारे रेजिस्टेंसेस है, एक ही सेगमेंट है, बहुत सारे रेजिस्टेंसेस हैं और बहुत सारे, मतलब 2 रेजिस्टेंसेस है और 2 बैटरीज है, तो 2 बैटरीज का इक्विवेलेंट निकाल लिया। याद है लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, इफ यू रिमेंबर। देखो, ये 2 वोल्ट वाला बैटरी इधर घुमाना चाहता है करंट, ये 4 वोल्ट वाली इधर घुमाना चाहेगा, कौन जीतेगा? ये 4 वोल्ट वाला। तो इफेक्टिवली कितना वोल्टेज रह जाएगा? 4 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट, 2 वोल्ट, और 2 वोल्ट की डायरेक्शन किधर रहेगी? इस तरफ। तो इसीलिए बैटरी का बड़ा डंडा इधर रखा, छोटा डंडा इधर रखा। क्या क्लैरिटी है ये? ध्यान से देखो, क्या क्लियर है ये? और ये 2 ओम और ये 2 ओम सीरीज में कनेक्टेड है, 4 ओम जोड़ दिए। क्या मेरी बात समझ में आई है? सो ये आपने इस सर्किट को इधर बना लिया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, कहीं पे एक जगह 0 मान लो और शुरू हो जाओ लिखना पोटेंशियल, राइट? कहीं फंसे तो वहां पे x एंड ट्राई टू सॉल्व इट अकॉर्डिंगली। तो यहाँ पे अगर 0 मानोगे, 0 0, ये आ गया -6, तो ये -6, ये भी -6, ये 0 तो ये -2, ठीक है, ये 0, ठीक है, -6 तो ये यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है, ये 0 तो ये -8। आपको देखो सभी रेजिस्टेंस के क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया। तो आप आराम से इधर हर एक रेजिस्टेंस के थ्रू कैसे करंट फ्लो करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, सब कुछ बता सकते हो, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा उसका यूटिलिटी मैंने बताया कि कभी कभी ऐसे बहुत सारे एक ही सेगमेंट में अगर बहुत सारे रेजिस्टेंसेज और बैटरीज आ जाए तो आप उन्हें एक सिंगल बैटरी के साथ कनेक्ट करके रिप्लेस कर सकते हो, और सारे रेजिस्टेंसेज यहाँ पे सीरीज में है तो सारे रेजिस्टेंस को जोड़ दो और इफेक्टिवली निकाल लो। तो इससे आपका काम थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है? ठीक, नेक्स्ट आइए, अभी थोड़ा बैटरी के बारे में और थोड़ा सा अच्छे से पीएचडी करते हैं। अभी हम सीखेंगे 2 टर्म, विच इज
इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ एंड टीपीडी, टीपीडी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम लोग V से रिप्रेजेंट करते हैं और ईएमएफ को E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो बैटरीज में जनरली अभी तक हमने जो भी किया है, मैंने आपको इस बैटरी का V इक्वल टू 10 वोल्ट दे देता था, तो मैंने आपको क्या प्रोवाइड किया इस बैटरी का, मैंने आपको इस बैटरी का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया था। बैटरी में कभी कभी आपको ऐसा भी सिचुएशन मिलेगा, ध्यान सुनिएगा, इक्विवेलेंट में कभी कभी आपको ऐसा भी सिचुएशन मिलेगा कि आपको एक बैटरी दे दी जाए और बैटरी के आगे ईएमएफ दे दिया जाए। अगर ईएमएफ दे दिया जाएगा तो इस बैटरी के साथ एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी अटैच किया हुआ होगा और ऐसे इस बैटरी को दिखाया जाएगा। ये जो E यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, दिस इज नोन एज ईएमएफ और द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एंड दिस R is the internal resistance। ठीक है, दिस R is the internal resistance। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो बैटरी में फिर से सुनो, बैटरी को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, आइदर आपको एक बड़ा डंडा और एक छोटा डंडा दिखाया जाएगा। अगर ये दिखाया जाएगा तो हम यहाँ पे इस बैटरी के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 10 वोल्ट से। ठीक है, तो ये V क्या है? दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टीपीडी। और अगर मैं बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी साथ में दिखाऊं और E लिख के यहाँ पे आएगा, दिस E इज नोन एज द ईएमएफ ऑफ द बैटरी। तो अगर ईएमएफ दिया रहेगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस साथ में रहेगा, और अगर कुछ भी ना दिया रहे, डायरेक्ट आपको 10 वोल्ट दे दिया रहा है, इसका मतलब आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? ये रिप्रेजेंटेशन है, पहले समझो इसको, मैं इसको एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपको। क्या क्लैरिटी है यहाँ पे? तो बैटरी, अगर कभी भी बैटरी बैटरी का 10 वोल्ट बैटरी ऐसा बोल दिया गया, तो ये 10 वोल्ट क्या है? ये 10 वोल्ट है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर बैटरी का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों दे दिया जाए तो उस केस में आपको जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी है वो आपको सेपरेटली निकालना पड़ेगा। उसका आंसर क्या है, कैसे निकालते हैं, वी विल सी दैट। क्या मेरी बात समझ में आई? पहली पॉइंट तो ये है। ठीक है, अभी देखो, ध्यान से देखो, मान लो ये एक बैटरी है, अभी थोड़ा कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है, इसको समझने की कोशिश करना। मान लो एक बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। अभी बैटरी क्या चाहती है? बैटरी हमेशा अपने एक्सटर्नल सर्किट में इस तरीके से चार्ज फ्लो कराना चाहती है, इस डायरेक्शन से करंट फ्लो करेगा एक्सटर्नल सर्किट में और इधर आ जाएगा, और अपने इंटरनल सर्किट में बैटरी चार्ज को जो है वो ऐसे फ्लो कराना चाहेगी। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो कोई भी बैटरी होगा, जैसे अगर मैंने एक बैटरी बोला, बेसिक बातें करता हूँ हम यहाँ पे, मैंने मान लो एक एक्सटर्नल सर्किट है ये। ठीक है, तो बैटरी हमेशा अपने एक्सटर्नल, अपने बैटरी से बाहर कहां से कहां पॉजिटिव चार्ज फ्लो कराना चाहेगी? कन्वेंशनल करंट मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज को हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो कराना चाहेगी, और बैटरी के अंदर किधर फ्लो कराना चाहेगी? फ्रॉम लोअर टू हायर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दिस इज व्हाट वुड हैपन। अब ध्यान से देखते हैं इस बैटरी के अंदर का कंस्ट्रक्ट। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो होगी ऐसी, क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड हमेशा कहाँ से ओरिजिन होता है? पॉजिटिव टर्मिनल से ओरिजिन होता है, और एंड कहाँ पे होगा? नेगेटिव टर्मिनल में। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, इनसाइड द बैटरी वो इस तरीके से। अब यहां से पॉजिटिव चार्ज मूव करना शुरू करता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वापस आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ पे आएगा, ध्यान से सुनिएगा, पॉजिटिव चार्ज जब यहाँ से यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे आने के बाद उसको अगर अंदर, मतलब इस बैटरी के अंदर नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो करना है, क्योंकि बैटरी या सेल अपने अंदर पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो कराता है। तो अगर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो कराएंगे, लॉजिकली सोचो, एक पॉजिटिव चार्ज को, अगर पॉजिटिव चार्ज को, मान लो आपने ये बेसिक पढ़ा हुआ इलेक्ट्रोस्टैट्स में कि ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और आपने एक पॉजिटिव चार्ज लिया है, और पॉजिटिव चार्ज को अगर छोड़ दिया तो वो किधर जाता है? जिधर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन है, क्या उधर ही उसकी तरफ फोर्स लगता है?
तो अगर इस चार्ज को जो यहाँ पे आया है पॉजिटिव चार्ज है, उसको अगर मैं नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ले जाऊं, क्या ये खुद से होगा या फिर एज एन एक्सटर्नल एजेंट कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को? ऐसे हो जाएगा क्या? क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज को यहीं पे रखोगे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के हिसाब से वो इस डायरेक्शन में फ्लो करना चाहिए, बट उसको यहाँ से यहाँ जाना है, तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए क्या उसे जबरदस्ती खींच के लाना पड़ेगा फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव? क्योंकि इलेक्ट्रिकल फील्ड के कारण जो फोर्स लग रही है उसके ऑपोजिट में आप उसको डिस्प्लेस करा रहे हो। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो यहाँ पे ऐसा मान लो कि इस बैटरी के अंदर एक फोर्स लगती है, कांस्टेंट फोर्स, which we will say as the force applied by the battery, which will bring this positive charge from this terminal to this terminal. क्या मेरी बात समझ में आई है? इस टर्मिनल से इस टर्मिनल इसको लाने के लिए कुछ वर्क डन करना पड़ेगा एज एन बैटरी को। तो बैटरी को कुछ वर्क डन करना पड़ेगा पॉजिटिव चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल लाने के लिए। ठीक है, तो ये जो है ध्यान सुनना, तो बेसिकली ये जो वर्क डन करना पड़ रहा है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है, तो ये जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन कितना हो जाएगा? ध्यान से सुनते हैं। तो ये जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन हो जाएगा जो भी चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द बैटरी, दैट इज द वर्क डन। तो बेसिकली ये देखा गया, ध्यान से सुनना, ये देखा गया कि यहां से यहां आने के लिए अगर मैं ये एक बैटरी फोर्स कॉन्स्टेंटली लगाना पड़ेगा चार्ज को नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल खींचने के लिए। ये बात समझ में आ रही है? ये कॉन्सेप्ट है, समझो। फिर से मैं बता रहा हूं, देखो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी रही और आपने यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज छोड़ दिया, तो किधर जाएगी ये पॉजिटिव चार्ज? किस तरफ जाएगी? इस तरफ जाएगी या इस तरफ जाएगी? 1 2 किस डायरेक्शन में जाएगी? 1 डायरेक्शन में या 2 डायरेक्शन में? 1 डायरेक्शन में, बिकॉज ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की तरफ ही पॉजिटिव चार्ज जाएगी, और हम कन्वेंशनल करंट मतलब पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आई? अब समझते हैं इस चीज को। तो यहां से यहां नेगेटिव से पॉजिटिव ले जाने के लिए खुद से नहीं जाएगा ये चार्ज, इसके ऊपर कुछ हमें एज एन एक्सटर्नल एजेंट हमें वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली हम इसको ऐसे समझते हैं, ध्यान से देखो, ये जब हम इसको यहां से मूव करके लेके आ रहे हैं तो कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। तो जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा इन दोनों पॉइंट के बीच में, Q इंटू V, उतना तो हमें एनर्जी देनी ही पड़ेगी, प्लस कुछ और एनर्जी लॉस होती है जो कि डिफरेंट आपके इसके अंदर चार्ज आयंस होते हैं, उसके साथ जब ये चार्ज पार्टिकल्स टकराएगा, बिकॉज उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट होती है। आपने बेसिक अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ी हुई है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट होती है और यहाँ पे एक कैथोड और यहाँ पे एक एनोड होता है। तो चार्ज कैरियर्स को यहाँ से यहाँ मूव करना अनइंटरप्टेड पाथ नहीं होता है, उसको प्लस माइनस जो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस होते हैं उसके साथ टकराता है ये, तो वो कोलिजन में भी कुछ और वर्क डन होता है। तो बेसिकली तो ये बताया गया, ध्यान से सुनना, तो ये जो एक्सटर्नल आयंस के जो डिसॉल्व्ड आयंस के साथ जो टकराने में जो एनर्जी खर्च होगी उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस, और उसी को रिप्रेजेंट करते हैं ये रेजिस्टर आर से। और जितना मिनिमम वर्क डन करना पड़ा उसको ई बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, मान लो करंट ऐसे जा रहा है, करंट ऐसे जाएगा तो इस तरफ ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, तो मान लो ये इसकी जो वोल्टेज है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो V है, तो इस एंड पे V होगा, इस एंड पे 0 होगा, क्योंकि हमने बैटरी देखा था, याद है, बैटरी का वोल्टेज V होता था तो इस एंड पे V लेते थे, इस एंड पे 0 लेते थे। अब इस बैटरी का ही एक्चुअल कंस्ट्रक्ट कैसा है, बैटरी है प्लस एक रेजिस्टेंस सीरीज में डाल दिया। ये रेजिस्टेंस एक्चुअली इस बैटरी के अंदर होता है, लेकिन इसको दिखाते हैं बैटरी के बाहर। इसको दिखाते हैं कहाँ पे है, बैटरी के बाहर। क्या मेरी बात समझ में आई है? जस्ट अ मोमेंट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, क्या क्लैरिटी है ये? तो ये जो है, ध्यान सुनना, ये जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस से बोलते हैं, ये एक्चुअली बैटरी के अंदर प्रेजेंट रहता है, बट दिखाते हैं इसको बैटरी के बाहर। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ये जो इनके बीच में जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो है V माइनस 0, मतलब बैटरी के बाहर इधर V पोटेंशियल है और इधर 0 है, V माइनस 0 टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को EMF, जो कि बैटरी के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप है,
एक पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ ले जाने के लिए इतना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस को R से लिखा है। तो V और E के बीच में और R के बीच में क्या रिलेशनशिप है वही हम निकालने की कोशिश यहाँ पे करेंगे। लेट्स सी दिस। मान लो ये इंटरनल रेजिस्टेंस R है, ये EMF ऑफ द बैटरी है, ये प्लस है ये माइनस है, और ये दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये V मान लो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, ठीक है। और करंट जो है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर से इधर मूव करेंगे या फिर इधर से इधर किसी भी डायरेक्शन में मूव कर लेंगे। करंट I फ्लो कर रहा है, तो करंट अगर I फ्लो कर रहा है, अगर हम ऐसे मूव कर रहे हैं, ध्यान सुनो, ये V हो गया, V प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब ड्रॉप हो रहा है, तो V माइनस E। और यहाँ पे हम जो जा रहे हैं वो करंट के डायरेक्शन का ऑपोजिट जा रहे हैं इस रेजिस्टेंस के थ्रू। तो रेजिस्टर के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होगा, मतलब ये हायर ये लोअर होगा। लेकिन जब हम ऐसे ट्रैवर्स कर रहे हैं सर्किट को, तो हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं मतलब बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है मतलब प्लस IR लिखेंगे। तो ये करेंगे तो हम 0 वोल्ट पे आ जाएंगे। तो जो V की वैल्यू आई वो कितनी आई, E माइनस IR। अब ये जो V है इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो E है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF, और ये जो R है इसको बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी। हम कोई भी बैटरी बनाते हैं तो हम जितना भी कोशिश करें, हम इंटरनल रेजिस्टेंस को कभी भी नेग्लिजिबल नहीं कर सकते, बिकॉज चार्ज की जो वो जो इलेक्ट्रोलाइट होगा वहां पे आयंस के साथ टकराना, इट इज यू कैनॉट कंट्रोल इट, यू कैनॉट नेग्लेक्ट इट टू, और यू कैनॉट मेक इट जीरो। आप उसे नेग्लिजिबल कर सकते, बहुत कम कर सकते हो, बट उसे जीरो नहीं कर सकते। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी रहेगी, आप चाहो या ना चाहो, दैट हैज टू बी देयर, राइट। तो V माइनस E प्लस IR इक्वल टू 0। तो ये हुआ V is the terminal potential difference, E is the EMF of the battery, and R is the internal resistance. So this is how you will link terminal potential difference, EMF and internal resistance of the battery. क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो। Did you understand this? Terminal potential difference, ठीक है, terminal potential difference, EMF और internal resistance को लिंक करने वाला फॉर्मूला ये है, V is equal to E minus I, ठीक है। अब हम एक बात समझते हैं, E जो है, E is independent of R। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है उसके ऊपर EMF डिपेंड नहीं करता, EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट। क्या मेरी बात समझ में आई है? लेकिन ये जो V है, V इज डिपेंडेंट ऑन R, क्योंकि ये फॉर्मूला देखो, V इज डिपेंडेंट ऑन R, बिकॉज जैसे जैसे मैं R बढ़ाऊंगा मेरी V की वैल्यू EMF से कम होती जाएगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो V is dependent on R, but E is independent of R, but V is dependent on R। क्या मेरी बात समझ में आई है? इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये डिपेंड करेगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा ये डिपेंड करेगा कि आपकी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी कितनी है, ठीक है। बट EMF जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटरनल रेजिस्टेंस R ऑफ द बैटरी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट, मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस कुछ भी हो जाए एक्स की वैल्यू फिक्स्ड रहेगी, बट जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा दैट विल बी डिफरेंट। क्या मेरी बात समझ में आई? अब इसको थोड़ा समझते हैं, इस एक्सप्रेशन को और अच्छे से। मैं इक्वेशन लिख देता हूँ, V इज इक्वल टू E माइनस IR। अच्छा, ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन कब वैलिड होता है? व्हेन ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये E है, ये पूरा सेटअप को हम लोग बैटरी बोलते हैं, इसको ऐसे दिखा देते हैं, और इस बैटरी के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, ये दो पॉइंट के अक्रॉस में, इसको हम लोग बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, व्हिच इज V। समझ में आया? और बैटरी में, प्योर प्ले बैटरी में कितना ये हुआ, और इंटरनल रेजिस्टेंस को सेपरेट हम कर सकते हैं। अच्छा, अब मेरी बात सुनो ध्यान से। यहाँ पे अगर तुम एक बात देखोगे तुमको एक बात समझ में आएगी कि यहाँ पे करंट की जो डायरेक्शन थी वो ऐसी थी, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से बाहर निकल रही है और नेगेटिव टर्मिनल से एंट्री कर रही है। ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट ऐसा है, उस केस में EMF और पोटेंशियल डिफरेंस की रिलेशनशिप ऐसा। अच्छा, कब, व्हेन डू यू थिंक
that V will be equal to E. V equal to E कब होगा? कब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल टू ईएमएफ? कब होगा बता सकते हो? V इक्वल टू E कब होगा? तुमसे पूछ रहा हूं मैं, ट्राई इट आउट, इक्वेशन देखो, आंसर करो। V इक्वल टू E कब होगा? प्लीज रेस्पॉन्ड। V इक्वल टू E कब होगा? V इक्वल टू E कब होगा? बिल्कुल सही, V इक्वल टू E तब होगा जब I 0 हो जाए। एंड व्हाट इज I? I इज करंट थ्रू द बैटरी। अगर करंट थ्रू द बैटरी 0 हो जाए तो V जो है, टर्मिनल पोटेंशियल जो है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो EMF के बराबर है। कब? जब करंट थ्रू द बैटरी क्या हो जाए? 0। अगर करंट थ्रू द बैटरी 0 हो जाए देन आपका V जो होगा, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो EMF के बराबर होगा। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आई है? बाकी कोई भी करंट की वैल्यू लें, वी विल सी दैट योर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस देन EMF। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस विल बी लेस देन EMF। क्या मेरी बात समझ में आई है? गुड। अच्छा, यहाँ पे देखो, इस सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन है इसको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो एक बैटरी है, यहाँ पे 0 पोटेंशियल, यहाँ पे V, ठीक है। तो यहाँ से जब चार्ज निकला है तो इसकी एनर्जी कितनी है? Q इंटू V। दिस इज विच एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कितना है? QV। और इस जगह पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना है? 0, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल कितना है? 0। याद है व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? चार्ज इनटू पोटेंशियल। याद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे जो चार्ज निकल रही है Q और पोटेंशियल कितना है यहाँ पे? V। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? Q इंटू V। और इस एंड में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? Q इंटू 0, बिकॉज यहाँ पे पोटेंशियल 0 है। मतलब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है। इसका मतलब क्या इस सिचुएशन में बैटरी इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू चार्जेस? क्या मेरी बात समझ में आई? क्या इस सिचुएशन में बैटरी इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू चार्जेस? तो इस केस में बैटरी को हम लोग बोलेंगे सोर्स। सोर्स क्या होता है? सोर्स इज एनी डिवाइस विच प्रोवाइड्स एनर्जी। तो फिर एक और टर्म आता है, इसको हम लोग बोलते हैं लोड। लोड वो डिवाइस होता है, इट्स अ डिवाइस which absorbs energy। which absorbs energy। so दो आपको डिवाइसेस दिखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में, एक होगा लोड और दूसरा होगा सोर्स। सोर्स क्या करता है? सोर्स एनर्जी प्रोवाइड करता है। लोड क्या करता है? लोड एनर्जी कंज्यूम करता है या एब्जॉर्ब करता है। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो लोड एंड सोर्स, दीज आर टू डिफरेंट डिवाइसेस। लोड क्या करता है? वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। सोर्स क्या करता है? वो एनर्जी देता है। किसको देता है? चार्ज कैरियर्स को। देखो, जब मैंने यहाँ पे U इक्वल टू 0 बोला, ये U इक्वल टू 0 किसका? ये U है। ये U किसका है? ये चार्ज कैरियर्स का है। चार्ज कैरियर्स मतलब जो पॉजिटिव चार्ज हम कंसीडर करते हैं ना, करंट इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी है ये। तो पॉजिटिव चार्ज की एनर्जी इस एंड पे 0 होगी, इस एंड पे QV हो गई। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज इस बैटरी के थ्रू जाते वक्त एनर्जी गेन किया है। तो ये एनर्जी गेन किया, मतलब अगर चार्ज ने एनर्जी गेन किया तो उस चार्ज को एनर्जी कहां से मिलेगी? बैटरी से। तो इसका मतलब अगर बैटरी में डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, देन द बैटरी विल एक्ट एज अ क्या? सोर्स या लोड? सोर्स, बिकॉज इट प्रोवाइड्स एनर्जी टू द चार्ज कैरियर्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? अगर बैटरी में या सेल में करंट फ्लो कर रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इन द आउटर सर्किट और एक्सटर्नल सर्किट, that means the battery or the cell in that case is acting like a source of energy. It is providing energy to the charge particles which is passing through the battery. देखो, हमने ये बेसिक बात पढ़ी है ना कि बैटरी कैनॉट जनरेट चार्ज।
बैटरी कैन ओनली प्रोवाइड एनर्जी। तो इस केस में बैटरी इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द चार्ज पार्टिकल्स। क्या मेरी बात समझ में आई है? एकदम बेसिक से समझा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। क्या क्लैरिटी आई है? बोलो, आगे नहीं बढ़ूंगा। क्लैरिटी आई क्या? सब लोगों को बोलना है, सब लोगों को बोलना है क्लैरिटी आई क्या? एवरीवन, क्या समझ में आई है? क्या क्लैरिटी आई है? एवरीवन गुड। अब देखो, ये जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं जब बैटरी, व्हेन बैटरी इज सप्लाइंग एनर्जी, व्हेन बैटरी और सेल इज सप्लाइंग एनर्जी टू चार्ज पार्टिकल्स, then we say that battery is getting discharged। इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक सवाल आएगा कॉम्प्लेक्स सर्किट में, जो मैंने हम लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके थे, कि बताइए कौन सा बैटरी चार्ज हो रहा है और कौन सा बैटरी डिस्चार्ज हो। तो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये बैटरी है, अगर बैटरी में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और वापस ऐसे आ रहा है तो ये केस है डिस्चार्ज का। लेकिन अगर बैटरी में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है और इधर से ऐसे निकल रहा है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल में आ रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से निकल रहा है, तो इस केस में बैटरी क्या हो रहा है? बैटरी इज गेटिंग चार्ज्ड। इस केस में बैटरी इज एक्टिंग एज अ लोड। इस केस में बैटरी इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स। क्या आपको टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है? क्यों सोर्स है? बिकॉज इस केस में बैटरी इज गेटिंग डिस्चार्ज। व्हाई? बिकॉज बैटरी इज प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द चार्ज पार्टिकल्स व्हिच इज पासिंग थ्रू द बैटरी फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल। क्या मेरी बात समझ में आई है? लेकिन जो दूसरा वाला हमने देखा है उसमें देखो, उसमें करंट की डायरेक्शन रिवर्स्ड है। तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स्ड है तो यहाँ पे बैटरी चार्ज हो रहा है। ऐसा क्यों? मैं समझाता हूँ। देखो, एक्चुअली ये जो मैं दिखा रहा हूं एरो से, ये एक्चुअली किसका फ्लो है? चार्ज का फ्लो है। तो यहाँ पे चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है, चार्ज निकल के आएगी। बैटरी अपने से कोई चार्ज ऐड नहीं करेगा, जो भी चार्ज फ्लो कर रहा है वही चार्ज की बात हो रही है। तो यहाँ पे इस बैटरी की पोटेंशियल, जो इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी Q इंटू वी, और यहाँ पे जब आएगी ये हो जाएगी 0। इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी थी बैटरी में घुसने से पहले ज्यादा थी और बैटरी से निकलने के बाद 0 हो गई। इसका मतलब जो चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी थी वो किधर गई? चार्ज पार्टिकल्स की एनर्जी किधर गई? भाई साहब सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, किधर गई? वो बैटरी ने ले ली या सेल ने ले ली। क्या समझ में आई? तो इसीलिए यहाँ पे बैटरी इज एक्टिंग लाइक अ लोड बिकॉज इट इज एब्सॉर्बिंग एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? That is why it is acting like a load, means it is absorbing energy, it is not giving energy। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या क्लैरिटी है? समझ में आई है बात? हाँ बोलो। सर वो फिर रिचार्जेबल और नॉट रिचार्जेबल बैटरीज का कंसेप्ट यस यस यस, वही होता है। रिचार्जेबल बैटरीज जो होती है, गुड गुड गुड, रिचार्जेबल बैटरीज जो होती है उसके अंदर हम केमिकल रिएक्शंस, रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तुमने अगर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस पढ़ा हुआ है या फिर केमिस्ट्री में, वो केमिस्ट्री में आएगा। वो रिएक्शंस के बारे में मैं बात नहीं करूंगा। तुम इलेक्ट्रोलिसिस में पढ़ोगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं चार्जेबल बैटरीज में। तो चार्जेबल बैटरीज में क्या होता है मैं समझाऊंगा। चार्जेबल बैटरीज में यही होता है कि आप जो चार्जेबल बैटरी होता है उसको ऐसे एक सर्किट में कनेक्ट करते हो कि उस चार्जेबल बैटरी के थ्रू करंट की डायरेक्शन जो होती है वो ऐसे हो जाती है, जो मैं यहाँ दिखा रहा हूं, जिसके कारण अब बैटरी को एनर्जी मिलती है चार्जेस से और बैटरी चार्ज हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो इस केस में बैटरी इज एक्टिंग लाइक अ लोड। तो जब चार्जेबल, जब बैटरी को हम चार्जिंग प्रोसेस में लगाते हैं उस केस में बैटरी इज एक्टिंग लाइक अ सोर्स या लोड। सोर्स या लोड, जब हम बैटरी को चार्ज करने के लिए लगाते हैं एट दैट टाइम बैटरी इज एक्टिंग लाइक अ लोड और अ सोर्स। इट इज एक्टिंग लाइक अ लोड, वेरी गुड, बिकॉज इट इज एब्सॉर्बिंग एनर्जी। क्या मेरी बात समझ में आई है? अच्छा म्यूट कर लो अपने आप को दोस्त। ठीक है, क्या क्लैरिटी आई है?
एवरीवन इज ओके विद दिस? ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं, ध्यान सुनना। किसी एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन ये था कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ। क्या ये स्टेटमेंट सही है? सोच के बताओ। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, क्या ये स्टेटमेंट सही है? सोच के बताओ। बोलिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, क्या ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? अगर गलत है तो कब, कैसे, ये आपको एक्सप्लेन करना है। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, ठीक है, ठीक है। आई जीरो वाला केस छोड़ दो। इक्वल टू और डिपेंड्स ऑन आई। डिपेंड्स ऑन आई मतलब आई थोड़ी ना कोई वेक्टर क्वांटिटी है, तो आई के डायरेक्शन का कोई ऐसा है नहीं। देखो, आपने v इज इक्वल टू ई माइनस आई आर पढ़ा था, किस केस में? जब ईएमएफ ऑफ द बैटरी ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस आर है और करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो उस केस में आपने बोला था कि यहाँ पे v है, यहाँ पे 0 है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप क्या किए थे, v प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब ड्रॉप हो रहा है, माइनस ही, और करंट एक्चुअली इधर से इधर फ्लो कर रहा है, ऐसे घूम के आके इधर से इधर फ्लो करेगा, तो इधर प्लस इधर माइनस। तो अब जब रजिस्टर के क्रॉस में जा रहा है तो माइनस से प्लस जा रहा है, माइनस प्लस जा रहा है, मतलब राइज कर रहा है, प्लस आया इक्वल टू 0। तो v की वैल्यू आई थी ई माइनस आई आर। जो मैंने सिखाया है उसको ही याद रखो, कोई फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ रहा है? अदरवाइज आप कंफ्यूजन हो सकता है कि कहाँ पे क्या था क्या नहीं। मैंने सिंपल सर्किट थियरी अप्लाई किया है। अब तुम ये वाला केस देखो। ठीक है, ये v है, ये 0 है। ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, ये प्लस है, ये माइनस है। अब करते हैं v प्लस से माइनस। अब लेकिन करंट ऐसे जा रहा है, याद रखना, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस मतलब माइनस ई, और प्लस से माइनस यहाँ से यहाँ करंट की डायरेक्शन की फ्लो ऐसी है, तो प्लस से माइनस ऐसी जाएगी। प्लस से माइनस मतलब फिर से ये ड्रॉप हो रहा है, विच इज माइनस आई आर इक्वल टू 0। तो इस केस में v इज इक्वल टू ई प्लस आई आर आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो अगर हम बोलते हैं कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज लेस देन ईएमएफ, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पे देखो, द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन ईएमएफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ आई। यस और नो? इसका मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से छोटा हो, ये जरूरी नहीं है। even when current flows terminal potential difference can be more than EMF, and we are looking at the second case which I am highlighting here again. क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई? ध्यान से देखो, क्या ये क्लैरिटी है? इट्स अ गुड क्वेश्चन, थिंक ऑन दिस। क्या ये क्लियर है एवरीवन? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज लेस देन ईएमएफ। क्यों गलत है ये? क्योंकि जब बैटरी चार्ज होती है उस टाइम पे टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू ई प्लस आई आर होता है। अब सवाल होता है कि ये बैटरी को चार्ज कैसे करें? हाउ टू चार्ज अ बैटरी, ये कैसे करें? तो बैटरी को चार्ज करने का तरीका ये होता है कि सपोज आपने एक बड़ी बैटरी ले ली और आपने ये एक सेल ले लिया। अच्छा, बैटरी और सेल का डिफरेंस समझ में आता है ना? बैटरी इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सेल्स, सेल इज अ सिंगल सेल, राइट?
एंड बैटरी इज अ लार्ज कलेक्शन ऑफ सेल्स। तो ये सिंगुलर प्लूरल वाला केस है। अच्छा, अब मान लो ये एक बड़ी बैटरी है, बहुत सारे सेल्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है। मान लो इसकी है 20 वोल्ट और इसकी जो ईएमएफ है, राइट, ये ईएमएफ जो है ये 20 वोल्ट से कम है। तो ये वाली सर्किट, ये वाली बैटरी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगी और ये वाली इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगी। तो ये कोशिश करेगी क्लॉकवाइज चलाने की और ये कोशिश करेगी एंटी क्लॉकवाइज चलाने की। कौन जीतेगा इस केस में? एंटी क्लॉकवाइज चलाने वाला बड़ा बैटरी। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज चलाने वाला जीत गया, अभी हमने देखा था ये, तो करंट की डायरेक्शन, इफेक्टिव डायरेक्शन ऑफ फ्लो जो होगी करंट की, वो इस तरफ भी होगी। कौन सी तरफ की फ्लो होगी? इस तरफ। और इस तरफ की फ्लो होगी तो इस बैटरी के थ्रू करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल के अंदर जा रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है। तो इस केस में ये बैटरी क्या होगा? चार्ज या डिस्चार्ज? चार्ज होगा। और इस केस में हमारा V और E और I का R का रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? V इज इक्वल टू E प्लस आई आर। क्या मैं समझा पाया? क्या क्लैरिटी है ये? तो कभी भी किसी सेल को अगर एक बड़े सेल के कॉम्बिनेशन से या बड़े पोटेंशियल डिफरेंस वाले सेल से कनेक्ट कर दो, तो बैटरी की जो फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन होती है उस सेल के थ्रू, वो नॉर्मल फ्लो से अपोजिट होगी। मतलब इस केस में बैटरी डिस्चार्ज नहीं होगा, बैटरी चार्ज हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है? बोलो भाई, क्लियर है? बोलिए, क्लियर है? ओके। अब आइए एक छोटा सर्किट देखते हैं। मान लो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R है जिसको मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी के साथ, जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस E है और जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस R है और जिसकी EMF E है। और ये वाला पार्ट जो है, इस पूरे वाले पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सेल, जिसमें EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों होते हैं। कभी कभी डायरेक्ट वोल्टेज दे देते हैं, तो डायरेक्ट वोल्टेज दे देते तो मतलब आपको समझ जाना है कि वो हमें क्या प्रोवाइड किया। अच्छा, कभी अगर डायरेक्ट V दिया हो, तो V दिया है मतलब आपको क्या प्रोवाइडेड है। और कभी E और R दोनों दिया हो, V दिया हो मतलब आपको क्या प्रोवाइडेड है? जल्दी बोलो। आपको TPD प्रोवाइडेड, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और E और R दिया हुआ है तो आपको TPD निकालना है। कैसे? E माइनस आई आर और E प्लस आई आर से। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? अच्छा, मान लो यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है वो ऐसी है, I। तो यहाँ पे देखो, ये जो I होगा, ये I कितना होगा? क्या ये I हो जाएगा E डिवाइडेड बाई R प्लस आर। ठीक है। तो जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, बिकॉज पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकल रहा है और नेगेटिव टर्मिनल से अंदर आएगा, तो V की वैल्यू आ जाएगी E माइनस आई आर, विच इज E माइनस I इज E डिवाइडेड बाई R प्लस R इंटू R। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे, दिस विल बी ई आर प्लस ई आर माइनस ई आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर। तो ये वैल्यू कितना आया? ये कैंसिल हो गया। यू आर गेटिंग ई आर बाई आर प्लस आर। क्या मेरी बात समझ में आई है? समझ में आई है? सो दिस इज योर वी। देखिए ध्यान से, समझ में आया? अब इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर तुमको सर्किट थ्योरी लगानी आती है, तुमको एक बात समझ में आ जाएगी। ये वाले पोर्शन को ध्यान से देख कि E by R plus R according to the first equation that you have written is it equal to I, that means this is equal to I into R। इसको हम लोग बोलते हैं V को TPD। इसका मतलब मान ले एक सेल है मेरे पास, घर में जो सेल पड़ा हुआ होता है ना, ये सेल है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये सेल है मेरे पास। ठीक है, ये जो सेल है, इस सेल को जब मैं कनेक्ट करता हूं कोई भी एक रजिस्टर के थ्रू, ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक ये पॉइंट्स के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कैसे निकालेंगे? जो भी करंट फ्लो कर रहा है उसके साथ ये रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हमको इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा? बोलिए। देखिए, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, ध्यान से समझिए। सपोज मुझे इस रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो मैं ये पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालूंगा। मान लो ये ए, ये बी,
तो अगर मैं VA माइनस VB करता हूं, दिस विल गिव मी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर। मान लो मैंने इस पॉइंट का नाम दिया है P, इस पॉइंट का नाम दिया है Q। व्हाट इज VP माइनस VQ? इज इट पोटेंशियल ड्रॉप? इज इट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस बैटरी या सेल? जो कि क्या ये वाला पॉइंट है, ये जो मैंने स्क्वायर ये ब्लॉक में दिखाया जिसके अंदर पूरा सेल है, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तो क्या ये दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो VA है, दिस VA इज नथिंग बट दिस इज VP एंड दिस VB इज नथिंग बट दिस इज VQ। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? बिकॉज ये लीड वायर है। अगर ये लीड वायर है तो A का पोटेंशियल और P का पोटेंशियल सेम होगा ना भाई साहब? नहीं आया यार, तुम लोग सही में सन्नाटे हो भाई। अरे समझ में आ रहा कि नहीं? एकदम बेसिक से बता रहा हूँ भाई, एकदम कॉन्सेप्ट क्लैरिटी लो। वो जो मैंने लीड वायर से ज्वाइन किया है बैटरी के, बैटरी तुम बैटरी देखा होगा ना घर में, 6 वोल्ट का नोविनो वोल्ट एवरीडे बैटरी जो आती है, तो बैटरी के अक्रॉस में यहाँ से एक वायर लगाया, यहाँ से एक वायर लगाया, एक बल्ब के थ्रू या रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया। तो रजिस्टर के अक्रॉस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको मैं बोल रहा हूँ VA माइनस VB, दैट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रजिस्टर। और VP माइनस VQ इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द बैटरी और सेल। क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि VA VP के बराबर है? भाई लीड वायर है तो लीड वायर है तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं ना। अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, पोटेंशियल ड्रॉप होगा ही नहीं ना भाई। यस नो में बी, क्या क्लैरिटी यही है? तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा नहीं तो VA की जो पोटेंशियल होगी क्या वही पोटेंशियल P की होगी? तो VA VP के बराबर है और VB VQ के बराबर है। तो VA माइनस VB जो हम रजिस्टर के क्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, क्या वही पोटेंशियल ड्रॉप बैटरी के क्रॉस में भी है? और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब जो हम मेजर कर रहे हैं एक्सटर्नली कनेक्ट करने के बाद, दैट इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस देख I इंटू R के बराबर आ गई। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो यहाँ पे मैं एक और बात और रिपीट करना चाहूंगा, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ R और V is dependent on R। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी आई है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लैरिटी आई है? गुड गुड, ठीक, सबको ये बात समझ में आई? एवरीबॉडी अंडरस्टूड दिस? समझ में आई? अच्छा, अब मेरे को एक बात का जवाब दो। अगेन एक सवाल पूछता हूँ, क्वेश्चन है, कैन V be negative? Can V be negative? Can V be negative? सोच के बोलो। ओके, देखो एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास एक बैटरी थी, इसकी 10 वोल्ट EMF थी और इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम था। ठीक है, इसको मैंने एक रजिस्टर, एक्सटर्नल रजिस्टर के थ्रू कनेक्ट किया। मान लो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस था 3 ओम। ठीक है, 3 ओम था। तो करंट कितना फ्लो किया इस सर्किट के थ्रू? इट इज 10 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2, दैट इज 2 एम्पियर। ठीक है, अब क्या हुआ कि मान लो मेरे पास एक और बैटरी घर में कहीं पे मिली मुझे, मैंने उस बैटरी को इसके साथ कनेक्ट कर दिया। वो बैटरी थी 2 वोल्ट की और उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस थी 1 ओम। इसको मैंने कनेक्ट कर दिया
वही 3 ओम वाले, ठीक है, वही 3 ओम वाले रजिस्टर के साथ। अब क्या हुआ, अब देखो इसके थ्रू जो करंट बहा, तुम अगर ध्यान से देखोगे मैंने दो बैटरी को ऐसे कनेक्ट किया है कि वो एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, दोनों ही एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो 10 और 2 12 वोल्ट हो गए, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 3 2 5 1 6, 12 2 वोल्ट, हाँ 2 वोल्ट 1 एम्पियर, तो 12 वोल्ट, ठीक है, और 3 जो है यहाँ पे 3 2 5 1 6, तो ये 6 वोल्ट हो, 6 ओम, सॉरी 12 वोल्ट बाई 6 ओम्स, तो कितना हो गया 6 ही आया ना। क्या ये आया 2 एम्पियर करंट। तो समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे एक और बैटरी जोड़ने के बाद भी, यहाँ पे एक और बैटरी जोड़ने के बाद भी मेरे करंट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। क्यों नहीं आया, थोड़ा समझने की कोशिश कर। देख, इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन फ्लो होगी 2 एम्पियर, वो ऐसी होगी। तो अगर मैं ये वाला बैटरी को देखता हूँ, 2 वोल्ट ईएमएफ और 1 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रही है वो फ्लो कर रही है ऐसे 2 एम्पियर, और इधर से भी निकली है 2 एम्पियर। चलेगा। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे मान लो वोल्टेज V है, यहाँ पे 0 है, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस में, लेट्स सी V प्लस माइनस -2, और यहाँ पे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, मतलब इधर प्लस इधर माइनस होगा, लेकिन मैं जा रहा हूँ माइनस से प्लस जा रहा हूँ, मतलब बढ़ रहा है, प्लस करंट विच इज 2 इंटू R दैट इज 1, 2 इज इक्वल टू 0। तो क्या V की वैल्यू 0 होगी? मतलब इफेक्टिवली आपने ये जो वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी हुआ उसको 0 कर दिया, उसको क्या कर दिया, 0। सवाल क्या था, क्या बैटरी, क्या वोल्टेज ऑफ, क्या V की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है? देखो हमने 0 कर दिया, क्या नेगेटिव हो सकती है? लेट्स सी। मान लो ये 10 वोल्ट की बैटरी है, वही 10 वोल्ट की बैटरी थी ईएमएफ की, और 2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस था इसका। मैंने अभी इसको एक और बैटरी से कनेक्ट किया जिसकी 2 वोल्ट बैटरी थी, उसके ईएमएफ पर उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस जो थी वो 2 ओम थी। मैंने सीरीज में ऐसे कनेक्ट कर दिया, और दोनों को ऐसे कनेक्ट किया कि दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करें। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस अभी भी कितना, 3 ओम। समझना इस लॉजिक को, बहुत मजा आएगा आपको। ये कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ऐसे सवाल आते हैं तो आपको समझ के रहना है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। अब ध्यान से देख, अभी इसके थ्रू जो करंट फ्लो करेगा वो कितना फ्लो करेगा, कर देखते हैं। 10 और 2 एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों एक ही डायरेक्शन में करंट घुमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 वोल्ट। ये सबको समझ में आ रहा है, ये जो मैं बोल रहा हूँ? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग, प्लीज रिस्पॉन्ड। क्या समझ में आ रहा है 10 और 2 क्यों जोड़ा मैंने? क्योंकि दोनों ही एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो कराने की कोशिश कर रहे थे। 10 और 2 जुड़ गया तो 12 वोल्ट डिवाइडेड बाई 2 2 3 7 ओम। तो क्या ये करंट आया 12/7 एम्पियर? क्या ये करंट आया 12/7 एम्पियर? अब हम ध्यान से इस बैटरी को देखते हैं, फिर से वही वाला बैटरी लेंगे। ये देख, ये 2 ओम, ये 2 वोल्ट, ठीक है, ये बैटरी को देखा हमने। अब हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है वो ऐसे फ्लो कर रहा है, कितना फ्लो कर रहा है, 12/7 एम्पियर, ठीक है। अब यहाँ पे V लेते हैं, यहाँ पे 0 लेते हैं। V ये कितना हो गया, प्लस से माइनस मतलब -2, और करंट इधर से फ्लो कर रहा है, मतलब इधर प्लस से माइनस, हम ऐसे जा रहे हैं तो हमारे लिए माइनस से प्लस मतलब प्लस 2 इंटू 12/7 इज इक्वल टू 0। तो V की वैल्यू कितनी आई, 2 माइनस 24/7 विच इज -10/7। ओ हो, क्या V नेगेटिव हो गया इस केस? एक ध्यान से, क्या V नेगेटिव हो गया इस केस में? इसीलिए देख, तेरी करंट की जो वैल्यू है वो करंट की वैल्यू घट गई even after adding another battery in such a way that it should support the original battery। फिर भी मेरी करंट की वैल्यू कम हो गई। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये करंट की वैल्यू कम इसलिए हुई बिकॉज मेरी V नेगेटिव हो गई दूसरे सेल की।
बिकॉज मेरी v नेगेटिव हो गई दूसरे सेल की। क्या मेरी बात समझ में आई है? लुक एट द क्वेश्चन वंस अगेन एंड थिंक अबाउट इट फॉर अ मोमेंट। मेरा सवाल बहुत कॉन्सेप्चुअल था, कैन v बी नेगेटिव, ये मेरा सवाल था, और उसके ऊपर मैंने आपको ये कंप्लीट पीएचडी कराई है। क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो। क्या क्या v जेड इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, क्या वो नेगेटिव हो सकता है? हाँ, हमें दिख रहा है वो होते हुए। क्या क्लैरिटी यही है? हमें दिख रहा है वो होते हुए। क्या मेरी बात समझ में आई है एवरीवन? तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी नेगेटिव एंड वी आर सीइंग हाउ इट कैन बी नेगेटिव। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए, क्लैरिटी है? चलिए आगे बढ़िए। अभी एक रूल होता है विच इज नोन एज कर्सॉफ्स लूप रूल। हम ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, बट इसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। कर्सॉफ्स लूप रूल, ठीक है? ये लूप रूल क्या है समझने की कोशिश करें। देखिए, मान लीजिए मेरे पास कुछ रजिस्टर है, कुछ बैटरी है, यू नो, ये मान लो R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये V1 है, ये V2 है, ठीक है? जब मैंने बैटरी को ऐसे कनेक्ट कर दिया, तो आप ऐसा समझो कि ये जो कनेक्शन वायर है पूरा ये क्लोज्ड लूप बना दिया। तो ये क्लोज्ड लूप में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है। क्या तुम एग्री करते हो? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट connected conductors and not isolated conductors. We are talking about connected conductors and not isolated conductors. क्या मेरी बात समझ में आई है? तो क्लोज्ड लूप में इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करती है। पूरे क्लोज्ड लूप में इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करेगी थ्रू द बैटरीज, थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स, थ्रू द रजिस्टर्स। जहां पे भी कंडक्टिंग मेटल प्रेजेंट है वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करेगी। एंड बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड is a conservative field, because electric field is a conservative field, तो conservative field में आप जिस जगह पे हो घूम फिर के अगर उसी जगह पे आ जाते हो, क्या पोटेंशियल डिफरेंस का चेंज जीरो होता था? आता था कि नहीं? याद कर, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भूल गया तू? इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ से स्टार्ट किया, घूम फिर के घूम फिर के घूम फिर के यहीं पे आ गया वापस। तो क्या टोटल वर्क डन जो करना पड़ता था which is equal to q into v, क्या वो जीरो होता था? क्यों? बिकॉज जिस पॉइंट से स्टार्ट किया उसी पॉइंट पे आ गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाती थी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो कनेक्टेड कंडक्टर में भी पूरा इलेक्ट्रिकल फील्ड एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रिकल फील्ड बिकॉज इट्स अ कंजर्वेटिव फील्ड है, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो घूम फिर के आप उसी जगह पे आ जाओगे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वर्क डन कितना होगा? जीरो। इसका मतलब आप अगर मान लो इस पॉइंट से शुरू किए, आप घूमे ऐसा, घूमते 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 वापस आप इसी पॉइंट पे आ गए, तो आपकी टोटल पोटेंशियल ड्रॉप कितनी हो जाएगी? जीरो। तो आप ऐसा करो, इस पॉइंट पे पोटेंशियल मान लो ए है, वी ए, ऐसे घूमो, ऐसे घूमोगे तो प्लस से माइनस जा रहे हो, यहाँ पे भी प्लस से माइनस जा रहे हो, यहाँ पे भी प्लस से माइनस जा रहे हो, यहाँ पे भी प्लस से माइनस जा रहे हो, यहाँ पे भी प्लस से माइनस जा रहे हो, तो क्या लिखोगे? वी ए माइनस आई आर वन, मान लो करंट फ्लो कर रहा है आई, वी ए माइनस आई आर वन माइनस वी वन माइनस आई आर टू माइनस आई आर थ्री माइनस V2, क्या इक्वल टू, फिर से ये पूरा होगा तो फिर से आप A से स्टार्ट किए थे A पे ही पहुंच जाओगे। क्या VA से स्टार्ट किए थे, इतना करने के बाद क्या आप A पे ही पहुंच जाओगे? तो पोटेंशियल सेम हो जाएगा, सेम पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड पे, तो VA कट जाएगा, तो यू विल बी एबल टू राइट दैट V1 प्लस V2 इज इक्वल टू माइनस I R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? क्या क्लियर है? ये क्या क्लैरिटी है? ये तो इसको लूप रूल बोलते हैं कि जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आप एंड कर रहे हो, जहां से आपने स्टार्ट किया वहीं पे आप एंड कर रहे हो, तो वहीं पे एंड करो, तो उसको लूप रूल बोलते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है एट अ स्ट्रेच या एक्सटेंशन में, मैंने आपको बताया था, राइट? ये वही रूल है, बट एक लूप में घूमेंगे तो दिस इज व्हाट वुड हैपन, ठीक है? दिस इज व्हाट वुड हैपन। क्या मेरी बात समझ में आई है? ध्यान से देखो, क्या क्लैरिटी है? ये ओके।
so this is what is our understanding of loop rule. ठीक है, अच्छा अभी हम क्या करते हैं, लेट मी हैव अ लुक इफ द टाइम, यस ओके, अब देखो ध्यान से, अभी हम क्या करेंगे, अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स मतलब जब हम बहुत सारे सेल जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना होगा, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होगा, ये समझने की जरूरत है। आइए देखते हैं। मान लो हमने एक सेल ऐसे लिया, ये E1, ये R1, फिर एक सेल ऐसे लिया E2, R2, फिर एक सेल ऐसे लिया E3, R3 एंड सो ऑन। ठीक है, अगर मैं इसे रिप्लेस करूं एक ईएमएफ से विच इज इक्विवेलेंट ईएमएफ और एक इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस करो विच इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो ई इक्विवेलेंट कितना होगा और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना होगा ये हमें निकालना है। ई इक्विवेलेंट कितना होगा और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना होगा ये निकालना है। आइए देखते हैं ई इक्विवेलेंट क्या होगा। क्या ई इक्विवेलेंट हो जाएगा, ये सभी E1, E2, E3, E4 जितने भी होंगे सब एक ही डायरेक्शन में फ्लो कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन। क्या इसे मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ EI, ऐसा किताबों में आता है। समेशन ऑफ EI मतलब I इक्वल टू 1 टू n, अगर n सेल्स होंगे तो सबका जोड़, क्या ये इक्विवेलेंट ईएमएफ हो जाएगा। एंड व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 आपको जितना भी हो जाएगा। क्या इसे हम लिख सकते हैं समेशन ऑफ I इक्वल टू 1 टू n। क्या मेरी बात समझ में आई, n सेल्स मान लो हमने कनेक्ट, क्लियर है, क्लियर है। अच्छा इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास ऐसे ध्यान से देखो और सबका इंटरनल रेजिस्टेंस R, इसका इक्विवेलेंट निकालो। ई इक्विवेलेंट कितना होगा, देखो ई ई ई ई, ये 4E माइनस ई, क्या ये 3E होगा, बोलो क्या ये समझ में आया। 4E माइनस ई 3E हो जाएगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी 1 2 3 4 5 5R। क्या मेरी बात समझ में आई है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देखो, 100 cells are connected in series having EMF 10 volt and internal resistance 1 ohm. 4 of the cells are interchanged in polarity. 4 of the cells are interchanged in polarity. Find equivalent EMF and equivalent resistance. 100 cells हैं जिनको कनेक्ट किया था हमने सीरीज में, ऐसे 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 and like this, 100 cells थे, सेम पोलैरिटी का कनेक्शन ऐसा था। हमने क्या किया लास्ट में, लास्ट में क्या किया, लास्ट में ये 4 को रिवर्स कर दिया हमने, सीरीज में ही है लेकिन 4 रिवर्स हो गया। तो अभी आपको इफेक्टिव इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालना है और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। बता सकते हो कितना होगा, बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है मैंने, डरो मत, आराम से हो जाएगा, लॉजिकली सोचो, एक मैंने करा के भी दिखाया था। बोलो
इक्विवेलेंट ईएमएफ बोलो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलो। जल्दी बोलो, टाइम खा रहे हो तुम, जल्दी बोलो। सही है। 920 10 वोल्ट बोला है मैंने, तो 920 आएगा। 92 मत बोलो, 920 बोलो, है ना सिद्धांत? 920 इज द करेक्ट थिंग। 920 एंड 100, 920 एंड 100 इज करेक्ट। क्या मेरी बात समझिए? तो एक बात ध्यान से सुनो, जितने भी सेल्स होंगे ना उसमें ट्वाइस इनटू जो रिवर्स हुआ है वो कर दो, दैट विल गिव यू इक्विवेलेंट ईएमएफ। देखो ध्यान से, जितने रिवर्स हुए उसका डबल कर दो, उसको 100 से सब्ट्रैक्ट कर दो, अपने आप आ जाएगा आंसर। 100 माइनस 8, रिवर्स कितने हुए थे? 4, 4 इंटू 2 8। अगर आप 5 रिवर्स करते तो 90 आता आंसर। अगर आप 15 रिवर्स करते तो 70 आता आंसर। क्या मेरी बात समझ में आई है? क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये शॉर्ट ट्रिक याद रखना, 100 माइनस 2 इंटू रिवर्स, जितने रिवर्स नंबर्स है दैट विल गिव यू इक्विवेलेंट ईएमएफ। और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा? ये पूरा 100 ही रहेगा, 100 आर। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो यहाँ पे 10 वोल्ट था एक बैटरी का ईएमएफ, तो इसलिए 920 आया और इंटरनल रेजिस्टेंस टोटल आ गई 100 ओम। क्या मेरी बात समझ में आई है? तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन के ऊपर थी। क्या कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। अब हम बात करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। चलिए आइए मिलकर करते हैं एक साथ। मान लो एक ईएमएफ E1 है, इंटरनल R1 E2 R2, ठीक है। ऐसा मेरे पास ऐसा कनेक्शन में बहुत सारे ईएमएफ हो सकते हैं, ठीक है। इनको मैंने पैरेलली कनेक्ट किया है एक रजिस्टर के साथ, ठीक है। पैरेलली कनेक्ट किया एक रजिस्टर के साथ। तो मुझे अगर इसका इक्विवेलेंट निकालना है तो इसका इक्विवेलेंट को मैं ऐसे लिखूंगा कि मान लो मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है और ये रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ गया है और इसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है एक रजिस्टर आर से। तो यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो है E इक्विवेलेंट बाई R प्लस R इक्विवेलेंट, ठीक है। ये आया। तो ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं यहाँ पे भी जो करंट फ्लो करेगा उसको इसी फॉर्मेट में लाने की कोशिश करूंगा और फिर जो सेम टाइप के टर्म्स हैं उनको इक्वेट करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश करूंगा। आपको समझ में आ रही है बात? तो मान लीजिए यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे भी करंट फ्लो कर रहा है आई, ठीक है। आई करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ से ऐसे जा रहा है, ठीक है। दिस इज व्हाट, सपोज यहाँ से जो करंट फ्लो किया वो किया I1, यहाँ से करंट फ्लो किया वो किया I2, एंड लाइक दिस देयर आर मेनी रेजिस्टेंसेस। तो हम अभी क्या करते हैं, ध्यान से देखना। मैं अभी ये वाला सर्किट देख रहा हूँ, ये देखो, इसको मैं डबल एरो से मार्क कर रहा हूँ। ये वाला सर्किट देख रहा हूँ। ये वाला सर्किट में मैं कर्सफ्स लूप रूल लगाऊंगा, इसलिए मैंने तुम्हें सिखाया था। कर्सफ्स लूप रूल लगाऊंगा मैं ये वाले सर्किट में। कौन सा? मैं ये स्पॉट लाइटर दिखा रहा हूँ, देख ध्यान से। टैं 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 टैं, ये वाले सर्किट में घुमा रहा हूँ मैं लूप रूल। क्या मेरी बात समझ में आई? तो लूप रूल लगाऊंगा तो कैसे लगेगा, देख ध्यान से। ऐसे घुमा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये आ गया, माइनस आया, फिर इधर आ जाएगा -I1 इंटू R1 प्लस E1 इक्वल टू 0। मैं जिस जगह से शुरू किया तो उसी जगह में वापस आ जा रहा हूँ, ठीक है। इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ E1 इज इक्वल टू IR प्लस I1 इंटू R1, I1 इंटू R1। क्या मेरी बात समझ में आई? I इंटू आर प्लस I1 इंटू R1, ये E1 आया। क्या आया? E1। सिमिलरली E2 जो होगा क्या वो हो जाएगा I इंटू आर प्लस I2 इंटू R2। ऐसे ही अगर मेरे पास
बहुत सारे बैटरीज रहेंगे, क्या सबको मैं इसी तरीके के एक जोड़ दूंगा? तो E1 E2 E3, तो क्या ये आ जाएगा समेशन ऑफ EI, ठीक है, ये हो जाएगा I इंटू, ठीक है, जितने बैटरीज रहेंगे, ठीक है, समेशन ऑफ EI, तो ये IR है ना, हाँ ठीक है। अच्छा, ये करने से पहले थोड़ा सा इस फॉर्मेट में भी लाना है ना, तो एक गड़बड़ हो गई, जस्ट होल्ड करना, मैं यहाँ पे इसको होल्ड करने से पहले, ठीक है, ये इस तरीके से ऐड करूंगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं क्या करता हूँ, अभी ये एक्सप्रेशंस को ना मैं दोनों साइड में डिवाइड कर देता हूँ R1 से। तो अगर मैं R1 से डिवाइड करूंगा तो मेरे एक्सप्रेशंस आ जाएंगे E1 by R1, E1 by R1 is equal to I R by R1 plus I, चलेगा? Similarly, E2 by R2 is equal to I into R upon R2 plus I2, and like this I will have all the other terms. अगर मैं इनको जोड़ूं तो ये आ जाएगा समेशन ऑफ EI by RI, ये समेशन दोनों के ऊपर एप्लीकेबल होगा, EI by RI के ऊपर पूरा समेशन एप्लीकेबल होगा। EI by RI इज इक्वल टू, I कॉमन ले लूंगा IR, इसको मैं लिख सकता हूँ समेशन ऑफ 1 by RI प्लस I1 I2 I3 ऐसे सब जोड़ूंगा तो आ जाएगा ये I। क्या मेरी बात समझ में आई? तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो I आ जाएगा समेशन ऑफ EI by RI डिवाइडेड बाई, I कॉमन ले लूंगा तो ये आ जाएगा 1 प्लस R इंटू समेशन ऑफ 1 by RI। समझ में आ रहा है? समेशन ऑफ 1 by RI। अभी ये आया I का फॉर्मेट, तो अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे R के साथ R इक्विवेलेंट चाहिए। मैं सिर्फ एक्सप्रेशन को मैच करा रहा हूँ, ध्यान से देखो। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे समेशन ऑफ 1 by RI से डिवाइड कर दूंगा। तो समेशन ऑफ 1 by RI से डिवाइड करूंगा, मतलब यहाँ पे भी समेशन ऑफ 1 by RI से डिवाइड किया, यहाँ पे भी समेशन ऑफ 1 by RI से डिवाइड किया, ठीक है, और ऊपर भी समेशन ऑफ 1 by RI से डिवाइड करूंगा। जब मैंने ये किया तो मैंने पाया कि I इज इक्वल टू समेशन ऑफ EI by RI अपॉन समेशन ऑफ 1 by RI अपॉन, ये आ जाएगा 1 by RI समेशन कट जाएगा, ये आ जाएगा R प्लस 1 by समेशन ऑफ 1 by RI। अब अगर तुम देखोगे ये पूरी चीज आ जाएगी, ये दोनों इक्वेशन को मैच कराओ, E इक्विवेलेंट विल बी दिस जो आपको निकालना था, एंड R इधर आ गया, ये R कॉमन दोनों का सेम, और R इक्विवेलेंट विल बी दिस। इसका मतलब जब बहुत सारे सेल्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तो उनकी जो इक्विवेलेंट ईएमएफ होगी वो हो जाएगी समेशन ऑफ EI by RI बाय समेशन ऑफ 1 अपॉन R, और इफेक्टिव जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगी वो आ जाएगी 1 बाय समेशन ऑफ 1 बाय RI। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो जब बहुत सारे सेल्स हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला ये आएगा, which is summation of EI by RI by summation of 1 by RI। अब EI by RI में अद्धे लोग खो गए भाई, आ जाओ एक एग्जांपल करते हैं, अपने आप समझ में आएगा। ध्यान से देख, 10 वोल्ट 2 ओम 20 वोल्ट 4 ओम 30 वोल्ट 6 ओम 2 ओम। फाइंड E इक्विवेलेंट एंड R इक्विवेलेंट, जल्दी बोलो। जो फॉर्मूला सीखा है उसको यूज करो, तुम्हारे सामने ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन लिखो जल्दी फटाक से, सही से करना, गड़बड़ मत करना।
जल्दी, इक्विवेलेंट ईएमएफ का फॉर्मूला समेशन ऑफ EI बाय RI अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन RI, एंड R इक्विवेलेंट का वैल्यू 1 अपॉन समेशन ऑफ 1 अपॉन RI। तो E इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, समेशन ऑफ EI बाय RI मतलब 10/2 प्लस 20/4, समेशन मतलब सबका जोड़, बट 30/6 डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ 1 बाय RI, दैट इज 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। करके देखो कितना आंसर आ रहा है, मुझे नहीं पता, कैलकुलेशन सही से करना। हाँ ठीक है, आई विल लीव यू। क्या क्लैरिटी है, ये क्या क्लियर है ये एवरीवन? तो ये इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, आपको समझ में आता है? 10/2 इज 5, 20/4 इज 5, 30/6 15/, 1/2 प्लस 1/4 1/6 जो भी आया, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर आप 1 बाय समेशन ऑफ 1 बाय RI करके निकाल सकते हो, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6। तो आप ऑलरेडी 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/6 निकाल लिए होगे, उसको 1 डिवाइडेड बाय कर दो, अपने आप आपको आंसर मिल जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आई है? फाइन। सो गाइज, we will stop here today.